नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय है रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि 1-2 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था लेक्चर के रूप में, लेकिन आज हाथ से बनाए हुए कुछ नोट्स के साथ आपको ये विषय समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें आपको लाभ ये भी होगा कि आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, आप नोट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ आप पूरा लेक्चर सुनिए ध्यान से, तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। मित्रों, कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं रूस की क्रांति में। जब आप इनके कारणों का विश्लेषण करेंगे तो इन बिंदुओं का आप ध्यान रखें। जार का निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन, भ्रष्ट व प्रतिक्रियावादी नौकरशाही, कृषकों की दयनीय दशा, निष्प्रभावी संसद से उभरा असंतोष, आर्थिक असमानता, श्रमिक वर्ग में असंतोष, गैर रूसी जातियों का विद्रोह, मध्यम वर्ग की भूमिका, बुद्धिजीवी तथा लेखक वर्ग की भूमिका, समाजवाद व समाजवादी दलों की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, क्रांतिकारियों का योग्य नेतृत्व, लेनिन व बोल्शेविक दल। तो मित्रों, ये आप जो है पॉइंट्स आप याद रखें, क्योंकि इन पॉइंट्स को ही आगे हम अच्छी तरह से इलेबोरेट करेंगे, अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही संक्षेप में। तो मित्रों, जिस प्रकार से 18वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसे आप कहते हैं फ्रांस की क्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और तो फ्रांस की क्रांति के बाद अभी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोस में कि कितना परिवर्तन आया। एक नई विचारधारा जो है फ्रांस की क्रांति ने, जिसका नारा था इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। तो फ्रांस की क्रांति ने विशेष रूप से आप देखें तो काफी प्रभाव डाला था यूरोप के अन्य देशों के ऊपर, और उसके बाद वहाँ एक उदारतावाद और राष्ट्रवाद वगैरह की जो है लहर आ गई यूरोप में। तो इसी तरह से जब आप रूस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, तो रूस की क्रांति जो कि 20वीं शताब्दी में हुई, प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, उस दौरान रूस में क्रांति हुई। तो रूस की राज्य क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन किए। आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से रूस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इसने जो है संसार को एक नई विचारधारा प्रदान की, जिसे हम और आप जो है साम्यवाद कहते हैं। तो ये नई विचारधारा जो है वो साम्यवाद के रूप में सामने आई, और काफी समय तक आप देखें साम्यवादी व्यवस्था से पूरी दुनिया जो है वो प्रभावित रही। और तो यहाँ तक कि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो 2 गुटों में बंट गई थी, और शीत युद्ध का सामना भी जो है वो दुनिया को करना पड़ा। तो ये रूस की क्रांति जो थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी, और इसके लिए बहुत सारे कारण जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सारे कारण जो है इसके लिए जिम्मेदार थे या उत्तरदायी थे। तो अभी हम इनकी जो है चर्चा करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कुछ नोट्स मैंने
तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, तो उनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो रूस में 1917 ईस्वी की क्रांति व सोवियत राज्य का प्रारंभ शताब्दियों से रूसी नागरिकों के सामाजिक संगठन, उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक संस्थाओं व उनके विचारों का परिणाम थी। 1917 की यह क्रांति दोमुखी थी। वर्ग व समाज में एक ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हो गया था जिसे क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता था। दूसरे, रूस के अतीत का भारी पंजा लोगों के चरित्र पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाला था। यूरोप का प्रभाव रूस पर लादा गया, पर न तो यह पूर्णतः यूरोपीय हो पाया और न पूर्णतः एशियाई। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में औद्योगिक क्रांति का श्रीगणेश हुआ। कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसका रूस में पहले फल प्रवेश 1833 ईस्वी में हुआ, जिसके अनुसार किसी भी समाज का विकास निम्न चरणों में होता है। और तो प्रथम साम्यवादी पुरातन व्यवस्था जो निजी संपत्ति व वर्ग विहीन होती है। इसके पश्चात आती है सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें शक्ति अभिजात वर्ग के हाथ में आ जाती है एवं इसके खिलाफ मध्य वर्ग विद्रोह करता है। तो इससे पूंजीवादी समाज की स्थापना होती है। पूंजीवाद सर्वहारा का शोषण करता है, सर्वहारा विद्रोह करता है और इससे समाजवादी विचारधारा उदित होती है। तो यही समाजवादी विचार जब तक समाज का निर्माण नहीं करते तब तक कोई भी क्रांति अधूरी रहती है। तो यह समाजवादी व्यवस्था उद्योग पर आधारित होती है। तो उपरोक्त विचारधारा के अनुसार समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए मध्यवर्गीय व्यवस्था की स्थापना आवश्यक होती है। इसी से रूस में 1917 में दो क्रांतियां हुई, प्रथम फरवरी में और दूसरी दिसंबर में। तो मित्रों, अभी आप देखिए, मैंने आपको जो कारण बताए थे रूस की क्रांति के, तो रूस की जारशाही की निरंकुशता जो थी वो पहला मुख्य कारण थी। तो रूस के प्रायः सभी जार स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। तो रूस की जारशाही ने इतनी अधिक निरंकुशता प्राप्त कर ली थी कि एक ऐसे सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसमें कृषकों का यह कर्तव्य था कि वे अपने भूस्वामियों को भोजन दें। तो यह स्थिति इस सीमा तक बढ़ती गई कि 90% सर्वहारा का जन्म होता गया और शेष 10% भूस्वामियों ने इस वर्ग पर प्रतिबंध लगा रखे थे। तो रूस के 30,000 जमींदारों के पास 6.5 करोड़ एकड़ जमीन थी। ध्यान दीजिएगा कि 30,000 जमींदारों के पास 6.5 करोड़ एकड़ जमीन थी, जबकि 1.5 करोड़ छोटे किसानों के पास 6.5 एकड़ जमीन थी तथा कृषक जनता का 1/3 भाग अंत तक भूमिहीन बना रहा। यद्यपि पश्चिमी प्रभाव के कारण कुछ सुधार किए गए। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने सर्व प्रथा का उन्मूलन किया, किंतु इनको जमीन नहीं दी गई। फलतः असंतोष कम होने के बजाय बढ़ा, क्योंकि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इन किसानों के पास कोई जमीन नहीं थी। मित्रों, तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो जार था निकोलस द्वितीय जो है वह एक तरह से सर्वे सर्वा था, निरंकुश था,
और अपने आप को किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं समझता था। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का उपभोग कर रहा था। और ये भी कहते हैं कि जारीना जो थी और रासपुटिन उसको पर्दे के पीछे से कठपुतली की तरह से नचाते रहते थे। निकोलस ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा अपने किसानों का। तो कृषकों को हम देखते हैं कि कृषक जो है वो तो था ही परेशान, अब कृषकों के ही समान श्रमिकों की भी दशा दयनीय थी। जार अलेक्जेंडर तृतीय के काल से औद्योगिकरण की गति तीव्र हो गई थी एवं हजारों भूमिहीन कृषकों को कम मजदूरी पर श्रमिक बना लिया गया था। शासन की नीति भी इन्हीं उद्योगपतियों के पक्ष में थी। इन्हें श्रमिक संघ बनाने का अधिकार नहीं था। इन श्रमिकों के असंतोष को क्रांतिकारी समाजवादी दल द्वारा पूंजीवाद के विरुद्ध संगठित करने का कार्य आरंभ हुआ एवं इन समस्याओं के विरुद्ध 1905 में इस वर्ग ने विद्रोह कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने इस असंतोष की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र बना दिया। 1 करोड़ रूसी किसानों को खेतों से बुला करके सेना में भर्ती किया गया। इससे एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया रूस में। उत्पादन गिरा और मूल्य काफी बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई। 1914 में 1 रूबल जो था वो 27 पेक था, किंतु कोपेक बोलते हैं वहाँ रूस में। तो 1 रूबल जो है 27 कोपेक के बराबर था, किंतु 1917 में यह सिर्फ 6 कोपेक रह गया। तो क्रय शक्ति घट गई। तो जो पैसा आंतरिक उन्नति के लिए लगाया जा सकता था वह गोला बारूद में खर्च हुआ। रूस में औद्योगिकरण कभी अभी मतलब जो नया पनप रहा था, जैसे इंग्लैंड वगैरह में तो औद्योगिक क्रांति काफी पहले आ चुकी थी और उन्होंने काफी विस्तार कर लिया था अपने उद्योगों का, और साथ ही साथ साम्राज्यवाद भी जो है उनका वो पूरे अपने चरम पर था उस समय। दुनिया के बहुत सारे देशों पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन रूस में अभी औद्योगिकरण उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी नया पनप रहा था, तथा अन्य देशों की अपेक्षा लोहे का उत्पादन प्रति नागरिक 30 किलोग्राम था। वहीं जर्मनी में 203 किलोग्राम था, अमेरिका में 326 किलोग्राम था। रूस के पास विद्युत उत्पादन का कोई कारखाना नहीं था, जो कि औद्योगिक क्रांति का आधार होता है, किंतु रूस के उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता थी उद्योगों का केंद्रीकरण। यहाँ 400-500 मजदूर एक ही जगह मिल जाते थे। राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और सेना की अयोग्यता व शासन के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रमुख सामंतों के युद्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण सेनाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ रहा था। इससे जनता का मनोबल गिरता जा रहा था। उदारवादी बुर्जुआ वर्ग के नेता मेक्लेकाव ने शासन की नीति व उत्तरदायी मध्य वर्ग के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए कहा कि यदि भावी पीढ़ी क्रांति को अभिशाप मानकर कोसेगी तो उसके साथ हमें भी धिक्कारेगी कि हम समय पर ऊपर से क्रांति लाकर उसे रोक न सके। 1916-17 के शीतकाल में सारे देश में असंतोष व्याप्त था। ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित रूप से क्रांति हुई। इसका तात्कालिक कारण मात्र रोटी का अभाव था। ट्रॉट्स्की का विचार है, जो कि खुद भी क्रांति का एक नेता था, उसने रशियन रिवॉल्यूशन में पुस्तक भी लिखी है। हालांकि बाद में अपने साथियों का ही शिकार हो गया ये,
तो ट्रॉट्स्की का विचार है कि किसी भी समाज का विकास क्रमिक व ऐतिहासिक नियमों के आधार पर होता है, पर रूसी समाज विदेशी शक्तियों के आधार पर विकसित हुआ था। पीटर व कैथरीन के सुधार विदेशी सभ्यता को लादने वाले थे। ट्रॉट्स्की के अनुसार सामंतवाद से व्यापारी जन्म लेते हैं और इससे सर्वहारा वर्ग का जन्म होता है। तो इस नियमानुसार प्रक्रिया से इनमें अनुशासन आता है। व्यक्ति प्रारंभ में छोटे उद्योगों में काम करता है और धीरे धीरे बड़े उद्योगों में लगता है। तो इस प्रकार इतिहास इनकी मानसिकता में अनुशासन भर देता है, किंतु जब एकाएक इसे नई व्यवस्था में डाल दिया जाता है तो इसमें हिंसात्मक भावना का उदय होता है। रूसी समाज में यही हुआ। रूसी किसानों को एकाएक पूंजीवादी व्यवस्था में ला दिया गया, किसान को श्रमिक बना दिया गया। यह श्रमिक नए समाज को नहीं जानता था, अतएव इसमें बिखराव आ गया। परिणामतः एक नई विचारधारा ने जन्म लिया और यह थी अराजकतावादी विचारधारा। तो मित्रों, यह अराजकतावादी विचारधारा जो थी ये एक नकारात्मक विचारधारा थी। यह स्वयं क्रांति नहीं कर सकती थी। इसके लिए आर्थिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी जो रूस में विद्यमान थी। इसने रूस के समाज को यह बताया कि कौन सा तत्व उनका शोषण कर रहा है। इस समाजवादी विचारधारा के कई रूप थे। एक जिसके समर्थकों को नोरोदिक कहते थे और वे चाहते थे कि रूस के कृषकों को भूमि का स्वामी माना जाए। वे गांवों में जाकर किसानों को संगठित करने का प्रयास करते थे, किंतु 1833 ईस्वी के बाद मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा एवं इसने श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया। यह क्रांति की एक वैचारिक पृष्ठभूमि थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये दो मुख्य रूप से विचारधाराएं थी समाजवाद, जिसे आप कह सकते हैं समाजवादी विचारधारा के दो रूप थे। तो पहले तो नोरोदिक जिसे कहते थे, बाद में फिर ये मार्क्सवादी विचारधारा यहाँ प्रवेश कर गई। तो जारशाही के निरंकुश व दमनकारी शासन में जनता की इच्छाओं और उनके सहयोग का कोई महत्व नहीं था। शासन में अयोग्य एवं भ्रष्टाचारी सामंतों का बोलबाला था और जार की निरंकुशता के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा था एवं ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी भावनाओं को रोकने वाला कोई स्तंभ नहीं बचा था। 1917 की फरवरी में पेट्रोग्राड के मजदूरों ने विद्रोह किया एवं सेना ने भी इनका साथ दिया। इन विद्रोहियों एवं ड्यूमा के सदस्यों ने मिलकर एक अस्थायी सरकार का गठन किया। यह सरकार वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ भूमि समस्या को भी सुलझाना चाहती थी, किंतु विद्रोहियों एवं सैनिकों की परिषदें चाहती थीं कि बिना मुआवजे के वे भूमि बांट दी जाए तथा युद्ध बंद कर दिया जाए। तो इस प्रकार रूस में द्वैध शासन की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्पष्ट होता जा रहा था कि यह अस्थायी करेंस्की की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। इस सरकार को 3 वर्ग असफल होने से बचा सकते थे: सैनिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग। तो मित्रों, क्रांति का अंतिम उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, जिसमें यह अस्थायी सरकार अभी असफल रही थी। कृषक भूमि की मांग कर रहे थे एवं सरकार इसमें विलंब कर रही थी। चूंकि कृषक ही सैनिक होता था, अतएव उनमें यह असंतोष समान रूप से विद्यमान था। फलतः ये सैनिक हथियारों सहित जंगलों में भाग गए। तो इस असंतुष्ट वर्ग में हिंसात्मक प्रवृत्तियां होना स्वाभाविक था। इनके पास हिंसात्मक प्रवृत्तियां, असंतोष एवं हथियार थे। तो इस परिस्थिति का लाभ उठाया समाजवादी विचारधारा ने। मजदूर इसलिए सरकार का समर्थन नहीं कर रहा था क्योंकि मुद्रास्फीति अभी बरकरार थी।
स्पष्ट है कि इस अस्थायी सरकार से कोई वर्ग संतुष्ट नहीं था। यह वर्ग ऐसे सरकार की कल्पना करते थे, एक ऐसी सरकार चाहते थे जो उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल नीति अपना सके। तो इस व्याप्त असंतोष का लाभ बोल्शेविक दल ने उठाया। इन्होंने अस्थायी सरकार को पूंजीवादियों एवं भूपतियों की सरकार के रूप में नियुक्त किया और 3 अप्रैल 1900 निरूपित किया, भूपतियों की सरकार के रूप में निरूपित किया। 3 अप्रैल 1917 को लेनिन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो 3 अप्रैल 1917 को लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचा और लेनिन जो था वो बोल्शेविक दल का नेता था और उसी के नेतृत्व में जो है वो बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो इसका पूरा नाम जो था वो निकोलाई लेनिन था और इस क्रांति को लाने में, बोल्शेविक क्रांति को लाने में निकोलाई लेनिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो साम्यवादी था और अपने उग्र विचारों के कारण वह रूस से उसको निर्वासित कर दिया था जार ने पहले। और जब रूस में क्रांति हुई तो वो स्विट्जरलैंड में एक रह रहा था, एक तरह से आप कह लीजिए कि निर्वासित जीवन जी रहा था स्विट्जरलैंड में। और जेनेवा से वह इस्क्रा नाम का एक पत्र निकालता था जिसकी प्रतियां गुप्त रूप से रूस पहुंचाई जाती थी। और जब मार्च 1917 में रूस में क्रांति हुई तो वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंच गया। तो लेनिन के आ जाने से परिस्थिति एकदम बदल गई। बोल्शेविक आंदोलन जोर पकड़ने लगा, सेना और जनता दोनों उसके साथ हो गए और सरकार की अयोग्यता तथा असफलता के कारण उसे एक मौका मिल गया सरकार को बदनाम करने का और इस बात में उसने कोई कोर कसर नहीं उठाई। तो उसने शांति, भूमि और रोटी के नारे लगाए। तो इसी समय बोल्शेविक दल का एक दूसरा यहूदी नेता लियो ट्राट्स्की की भी हमने चर्चा की, जो कि अमेरिका में प्रवास कर रहा था, वो भी रूस वापस लौट आया और दोनों के आ जाने के बाद बोल्शेविक दल में एक नई जान आ गई। तो इस व्याप्त असंतोष का लाभ बोल्शेविक दल ने उठाया और इन्होंने अस्थायी सरकार को पूंजीवादियों एवं भूपतियों की सरकार के रूप में निरूपित किया। 3 अप्रैल 1917 को लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचा। इसका विचार था कि क्रांति का पहला दौर जिसमें शक्ति बुर्जुआ वर्ग के हाथ में पहुंच चुकी थी वो समाप्त हो रहा है, अतः अब शक्ति सर्वहारा वर्ग तक पहुंचानी चाहिए। तो यह इस मध्यवर्गीय क्रांति को लेनिन जो था मध्यवर्गीय क्रांति को सर्वहारा वर्ग में परिणत करना चाहता था। तो अप्रैल सम्मेलन में सोवियत को संपूर्ण शक्ति या केंद्र बिंदु बनाने का निर्णय हुआ। बोल्शेविकों ने युद्ध विरोधी प्रचार करके अस्थायी सरकार को बदनाम किया तथा लेनिन ने अक्टूबर में सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता हस्तगत करने के विचार रखे। परिणामतः अक्टूबर में बिना रक्तपात के सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया और अस्थायी सरकार को समाप्त कर पेट्रोग्राड के गैरिसन ने सत्ता ग्रहण की। और जैसा कि लिप्सन का विचार है कि केरेंस्की सरकार के पतन का कारण उनके शत्रुओं का बल नहीं बल्कि स्वयं उनकी असहाय अवस्था थी। तो इस प्रकार अक्टूबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति समाप्त हुई और सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ गई। लेनिन जो था वो उसने शासन सत्ता पर अधिकार करने के उपरांत 8 नवंबर 1917 को एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें उसने अपनी सरकार के भविष्य के कार्यक्रम बताए थे और मुख्य रूप से उसमें यह था कि रूस की बोल्शेविक सरकार युद्ध समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहती थी, जो कि जनता जो है वो शांति चाहती थी, लोग शांति की मांग कर रहे थे। अतः युद्ध में संलग्न सभी देशों की सरकारों से
जो है उसने प्रयास किया कि उनके साथ न्याय अनुकूल संधि हो सके। इसके अलावा उसके एक कार्यक्रम की घोषणा उसने ये भी की कि रूस की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि शीघ्रातिशीघ्र कृषक वर्ग में बांट दी जाएगी। तो इस भूमि पर न तो कृषकों से कुछ मुआवजा लिया जाएगा और न तो जमींदारों को कुछ इसके एवज में दिया जाएगा। उसके अलावा ये भी तय किया गया कि जार की जो नौकरशाही थी, जो भ्रष्ट नौकरशाही थी, प्रतिक्रियावादी नौकरशाही थी, तो उस नौकरशाही को बोल्शेविक दल के सदस्यों से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी परिवर्तित कर दिया जाएगा। उनके स्थान पर बोल्शेविकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो लेनिन की इन घोषणाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कृषकों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, भूख से मर रही जनता के ऊपर, और वे सब जो है बोल्शेविक सरकार के कट्टर समर्थक बन गए। और कुछ ही समय में लेनिन जो था वो उसका कृषकों पर, मजदूरों पर, सैनिकों पर और आम जनता पे, सभी पे उसका प्रभाव जम गया। तो इस तरह से जो बोल्शेविक क्रांति थी, बोल्शेविक क्रांति काफ़ी सफलता की ओर अग्रसर होने लगी, सफल हो गई। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मैं रोज़ आपसे अपील करता हूं, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको किसी विषय पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं प्रयास करूंगा बनाने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।